तीन ताल सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर आप। और अब वक्त है बिजारुत्तेजक खबर लेने का, जो पटना बिहार से है। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के पास एक पुल पेशाब की वजह से सड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि पुल से लोग मछुआ टोली और कंकड़ बाग के बीच आते जाते हैं और आने जाने के दौरान वहाँ पेशाब भी करते रहे, जिसकी वजह से पुल की हालत खस्ता हो चुकी है। आज तक की टीम जब मौकाए वारदात पर पहुंची तो उस वक्त भी पेशाब करने वाले कई लोग पुल पर देखे गए। रिपोर्टर ने पाया कि पेशाब के एसिड से पुल का एक हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका है। रेलवे अब उस हिस्से को ठीक करके नए लोहे के पुर्जे लगा रही है। जो खराब हिस्सा है वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी इस जगह पेशाब करते पकड़ा जाएगा उसे 500 रुपये जुर्माना देना होगा। हालांकि कोई भी वहाँ जुर्माना लेने के लिए भी मौजूद नहीं है और दे भी कोई नहीं रहा है। तो हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने जब वहाँ लोग विसर्जन जो कर रहे थे उनसे बात की तो उन्होंने एक से बढ़कर एक बहाने दिए। एक स्टूडेंट ने कहा कि उसको किडनी की में पथरी है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता, तो उसने वहीं फिर उसको विसर्जित करना पड़ा। और कुछ लोगों ने गलती भी मानी और कहा कि अब पुल पर दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ये जो है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए पुल पड़ता है बीच में। पुल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए है। पुल को क्यों चुना जाता है विसर्जन के लिए? वो क्या एक ऊपर की जगह पर खड़े होकर करने का एक अलग वो है? क्योंकि पुल की चेतना रेलवे स्टेशन से नहीं आई मनुष्य के दिमाग में। मनुष्य के दिमाग में पुल का मतलब है किसी भी नद्य धारा के ऊपर इस पार से उस पार जाने की एक व्यवस्था। पुल की जो पहली छवि है वो यही है, नदी पार करना, नहर पार करना, नाला पार करना, पुल का यही काम है। और मनुष्य को पता है कि अगर एक धारा ये है तो एक धारा मैं है। तो धार से धार मिला की जो प्रवृत्ति है, इसलिए अनायास ही व्यक्ति पुल के पास जाएगा। और पुल के पास जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे साजन हैं उस पार, तो साजन के हाथ जाके सुसु करना नहीं है। पुल के उस पार संसार है, पुल के इस पार संसार है, बीच में तुम हो यहाँ रह और तुम्हें लगी है। तो संसार के सामने विसर्जित करने से बेहतर है कि पुल के किसी कोने में एक धारा है, उस धारा में इस धारा को मिला के आगे बढ़ जाएं। सही और गलत के बीच एक पुल है जहाँ मिलूंगा मैं तुम्हें पेशाब करते हुए। तो जहाँ पे रास्ता होगा वहाँ पे आदमी नहीं करेगा। पाश ने कहा बीच का रास्ता नहीं होता। तुमने कहा कि पुल सबसे सही जगह है क्योंकि बीच का है। इस देश में कोना देखते ही सारे तंबाकू, गुटखा, पान, जहाँ पे भी 90 डिग्री पे दो दीवारें मिलती है वहाँ पे उनका दिल चाहता है। कोना देखते ही कुछ कराने को दिल, क्योंकि पुल के दोनों तरफ आबादी होती है, मामला सटक जाता है। पुल पे ही पुश महसूस करते हैं वो। और फिर लेकिन वैसे जैसे एक हम लोग हावड़ा ब्रिज है, कैंटिलीवर ब्रिज है, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया आइकॉनिक ब्रिज है, कलकत्ता की पहचान है, जैसे दिल्ली की कुतुब मीनार है। उसको थूक कर, उसके जोड़ों में थूक कर, चूंकि उसमें कैंटिलीवर ब्रिज है, उसमें लोहे मिलते हैं एक कोण पर, और कोण देखकर हमको क्या होता है ये तो जग जाहिर है, तो हम उस कोण पे ही पीक मारते हैं। और चूंकि गुटखे में केमिकल्स ऐसे होते हैं, वो धीरे धीरे हावड़ा ब्रिज भी संकट में है, उसकी भी मरम्मत चालू है। इस देश के पुलों को तोड़ा जा रहा है जो जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये सब, हालांकि मेरा मानना ये है, हावड़ा ब्रिज बने से अभी तक की यात्रा में उस पुल को, ये रेलवे का हो या हावड़ा ब्रिज हो, ये कहना कि स्कूल की तमाम कुर्सी मेज को दीमक खा गई इसलिए बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बचने और खुद को बचाने की एक जो प्रवृत्ति है, एक पूरे व्यवस्था में जो भ्रष्ट है, और जिसे सिर्फ ये पता है कि वो बनाना जानते हैं, उन चीज़ों का रख रखाव नहीं जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने जो कुछ भी बनाया उसको बरतने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बजट रख रखाव का पास होता है, लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं होता है, वो उसके पास तक जाता नहीं जिसके लिए पास होता है। तो हावड़ा ब्रिज को जिस तरह के रिपेयर की, और ख़ास करके जो क्लाइमेट हिंदुस्तान का है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी ठंडक है,
आप एक एक नट बोल्ट के बारे में सोचिए कि पहले उसको एक मौसम तपा रहा है, कह रहा है खुल जा बेटा, खुल जा खुल जा खुल जा। फिर एक बारिश वाला मौसम है, कह रहा है कि जहाँ जहाँ खुले थे दर बना था, हम वहाँ वहाँ पे मसाला भर देंगे। और पूरी जंग वहाँ पे चल रही है। और जब वहाँ पे पूरा जंग भर गया है तो फिर जाला उससे कह रहा है चाप दे इसको, चाप दे चाप दे। ये सोचिए कि नट बोल्ट की कहानी कितनी दर्दनाक है। यूरोप के लोग सबसे दक्ष हैं कारें बनाने में। उन्होंने कारें बनाई, उनकी कारें जब भारत में आती हैं तो बेकारें हो जाती हैं। पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक कार जो है ईवी, इसकी औकातें नहीं है कि वो यहाँ के क्लाइमेट में ऑपरेट करे, इस टेम्परेचर में ऑपरेट कर सके। वहाँ पे वो झन्नाटेदार चल रही है। जितना टेस्ला है सब तस्ला में आ जाता है तुरंत, बटोर के फेंकने लायक। उनके सड़क पिघल गए इस साल, उनकी रोड पिघल गई क्योंकि उनको पता नहीं था कि टेम्परेचर कोई चीज़ होती है। ऐसे बहुत गर्मी है उनको, लेकिन गर्मी से कैसे डील करना ये उनको नहीं पता है। तो ये जो रेलवे का पुल है, आप ये सोचिए कि कितना भी मुतहा देश हो हमारा, लेकिन या कितने भी थूकबाज लोग हों, हावड़ा ब्रिज की मेंटेनेंस पे जो एनुअल खर्च आना चाहिए और होना चाहिए, अगर वो प्रॉपरली होता रहे, अगर इस रेलवे के पुल को, लोहे वाले पुल को बनाने के बाद में आप चेक करें कि कितनी बार इसकी मरम्मत हुई, इसके पायों की कितनी बार उनका इंस्पेक्शन। पटना में मरम्मत नहीं होता होता है, लोगों का होता है, सामान का नहीं होता है। पटना में एक गांधी सेतु हुआ करता था, जो है भी गांधी निर्माण सेतु के ठीक बाद से वो मरम्मत में चला गया। अब गांधी सेतु तो इतना ऊंचा है, आज तक मरम्मत गंगा पे बना हुआ है, हाजीपुर और पटना को जोड़ने का काम करता है। गांधी सेतु पे कौन खड़ा मुँह रहा है? वहाँ तो चिनिया बादाम बिकता रहता है, चिनिया केला बिकता रहता है। मुजफ्फरपुर, ये आपके समस्तीपुर की सारी बसें वहाँ से जाती हैं, बेगूसराय की सारी बसें वहाँ से जाती हैं। वो जोड़ता है बिहार के दो हिस्सों को। और उस पुल को जब जुताऊ बता रहे हैं, जब से वो पुल बना है उस दिन से वो पुल अपरदन का शिकार है, लगातार त्वक पतन। एक हिस्सा उसका हमेशा बंद रहता है और एक हिस्से में दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा होता है। उन ट्रैफिक वालों के बीच में पुलिस वाले, सामान बेचने वाले, वसूली करने वाले, सवारी वाले और बस से, जीपों से उतर करके जाम का अवलोकन करने वाले सारे लोग घूम रहे होते हैं। लगता है कि आपने टेबल पे चीनी के दाने छींट दिए हैं और उनके दरमियान तमाम सारी चींटियां रेंग रही हैं। गजब चपलंडुस पुल है वो, मतलब इतनी सुंदर जगह। मुझे लगता है पटना की सबसे खूबसूरत जगह जो है वो गांधी सेतु है। दोनों तरफ विशाल पाट वाली, विशाल प्रसार वाली गंगा, और कहीं कोनों में बहुत भीमकाय आकार की बड़ी बड़ी नावें तिरछी होकर के अपने एक गाभिन गाय की तरह अपना पेट लुढ़का करके धूप सेकती हुई नाव, ऐसी दिखती हैं वो। इतना सुंदर है। और दूर तक फिर दिखाई देते हैं आपको हाजीपुर की तरफ केले के बाग, केला ही केला बोया हुआ है दूर तक। इतने पूरे सुंदर दृश्य में उस रोड पे, उस पुल पे होना, आपको लगता है कि सार पार करे से पहले न गिर जाए। ख्याल ही आता है कि पार करने से पहले धसक न जाए। पर पटना जो है ना, देश की अनोखी राजधानी है राज्यों की, जिसमें जाने पर राजधानी का एहसास नहीं होता। मैं कई राजधानियों में गया हूँ, आपको लगता है ये राजधानी वाला शहर है। इनफैक्ट राजधानी के शहर छोड़ दो, आप मध्य प्रदेश जैसा मध्य पिछला स्टेट ले लो, आप जबलपुर जाएं, ग्वालियर जाएं या इंदौर जाएं, आपको लगता है ये बड़े शहर हैं। पटना वो एहसास आपको दिलाता नहीं। पटना अभी भी एक गांव जैसा है। बिहार को एक नई राजधानी की दरकार है और वो पटना नहीं हो सकती, क्योंकि पटना अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। पटना में सारा निर्माण लगभग अनियंत्रित सा हुआ है, ऐसा किसी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है। वो पुल हों, वो फ्लाईओवर हों, वो राजनीति हो, उसकी राजनीति हो, अनरिपेयरेबल, वहाँ के होटल हों, वहाँ के बाजार हों, वो बिल्कुल राजधानी का एहसास नहीं कराते। मतलब मौर्य होटल वहाँ पे बताते हैं सबसे अच्छा होटल है, वहाँ हम जाए पहाड़ेगंज याद आवत। उसकी नवैयत वही है। जैसे ही वो आलू भुजिया लेके आएगा ना, या आप उससे कहेंगे कि हाँ कुछ चखना ले आओ, जैसे वो ला के सामने रखे, आप कहेंगे यार एकदम डिट्टो वही है, अजमेरी गेट वाला। स्वाद वही है, उतना ही ज़्यादा नींबू है, उतना ही तेज नमक है इस पे। लेकिन ये साइकोलॉजिकल इसका है, जो पानी बहकर देख कर के दिमाग में क्या होता है। जैसे आप कभी, जैसे आप किसी
ये फाउंटेन्स होते हैं ना सर, किसी या कई बार इमारतों में आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग हाँ, अपार्टमेंट्स के आजकल तो बाहर। फाउंटेन मिल भी रहे हैं जगह जगह पे। हाँ हाँ तो वो जो जिसमें ना बहुत मंद गति से एक दीवार से पानी बह रहा है, बहुत तेज नहीं बह रहा है, हाँ, बहुत धीमे सड़क धीमे के बह आ रहा रहा है। है नीचे। वहाँ 20 मिनट खड़े होकर के हाथ बांध करके अरे उसको वे देखते 20 मिनट रहिए। नहीं, 10 मिनट में कुछ कुछ होता है। 10 मिनट उसको देख लीजिए। अगर आपको निवृत्त होना है कहीं जाने से पहले, या किसी बच्चे को निवृत्त कराना है, उसको खड़े करके बोलिए बेटा उधर देखो, उधर देखो, 5-7 मिनट वो रोक देखेगा। नहीं पाएगा वो। हाँ वो है। और ये बहुत भयंकर वाला है। मतलब कितने लोगों को मैंने ये सुना है। एक चुटकुला हम लोग सुनते थे ताऊ बचपने में अपने, कि हमारे यहाँ से कोई बहुत बड़े मंत्री स्विट्जरलैंड गए और वहाँ पे होटल में तमाम कॉन्फ्रेंस हो, इनसे मिलना उनसे मिलना, फलाने राष्ट्राध्यक्ष और ये नेता और वो सचिव और वो सेक्रेटरी, सब तमाम सारे अनुबंध हस्ताक्षर होते रहे। अब फिर उन्होंने कहा कि अब 2-3 दिन बहुत काम हो गया, होटल में बंद है, थोड़ी सी हवा खाई जाए। वो कार से बाहर निकले, उन्होंने देखा चारों तरफ हरियाली, हरी हरी घास। उन्होंने कहा यार कहीं कान देख के रोको। उसका 5-10 मिनट बाद लौट के आए। उन्होंने कहा कि अब अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा क्यों? कहें 3 दिन से पेट साफ नहीं हुआ था। इतना साफ में करने की आदत नहीं है। घास देखी तो जो तृणमूल ने जो उद्दीपन पैदा किया तदोपरांत। अभी एक देश, पाश्चात्य देश ने ये नियम बनाया है कि आप निवृत्त हो सकते हैं खुले में, बशर्ते कि आपको कोई ना देखे। वाह। तो किसी कैमरे ने देख लिया तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लग सकता, कोई जुर्माना नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति ने अगर नहीं देखा है तो आप कर सकते हो। वाह नाइस। तो एक जराम का तल्ला काट लीन जाए और चला जाए लंदन, और जगह जगह बैठ के निपटा चला जाए सारे इनके यहाँ। को देखी जराम के अंदर तल्ला। पेशाब में ना यूरिक एसिड होता है ना, इसीलिए उसको यूरिन बोलते हैं। हाँ ये मतलब, हाँ मतलब यूरिक एसिड के अवयव हैं उसमें। हाँ पूरा अवयव यूरिक है। एसिड होता तो बहुत ही बुरा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पानी जितना नुकसान करती है वैसे ही नुकसान लोहे को पहुंचा सकता है, पर ऐसा कोई। अरे लिक्विड है भैया, लिक्विड है। हम्म। अरे जो पुल गिरे हैं हिंदुस्तान में रेलवे के पिछले 20 सालों में, बेहिसाब पुल जर्जर हुए हैं। बार बार ये रिपोर्ट सामने आती रही हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर के और 70 सालों के भूल वाले दौर में जो पुल रेलवे के बने हैं वो खासे जर्जर हो चुके हैं, उनको मरम्मत चाहिए, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी कितनी ही रिपोर्ट रेलवे की, इंक्वायरी कमीशंस की टेबल होकर रखी जा चुकी हैं, लेकिन उन पे कोई सुनवाई नहीं है, उनके ऊपर कोई अमल नहीं है। और कितने ही पुल गिरे हैं, हादसे हुए हैं, यकीन मानिए वहाँ कोई पेशाब नहीं करता था। ये कौवा लेगा होई पकौड़ी, कौवा लेगा होई पकौड़ी, ये अपनी पकौड़ी खा करके कौवे पे इल्ज़ाम लगाना है। मूत के नदी बह सकती है भैया, मूत के पुल नहीं गिर सकता। मेरा एक दोस्त था, वो रात में मकान मालिक ऊपर रहते थे और छत खुली रहती थी, तो उनके पौधे रखे रहते थे गमले। तो रात में 2 बजे उठ के वहाँ सिंचाई करके आता था और पौधों की फिर जाहिर है पौधे नहीं चले। बीएचयू में हमारे कमरे में, ओवर वाटरिंग की वजह से, बीएचयू में हमारे कमरे में एक पोस्टर था और उस पोस्टर में एक बालक वृक्ष के नीचे निवृत्त हो रहा है लघुशंका से, और उस पोस्टर पर लिखा था पॉप सेज वाटर द प्लांट्स डेली। आप एक बात देखना, जैसे नोएडा में खुले हुए नाले हैं जिसमें मलमूत्र ही बहता है। आप अगर किसी शौचालय में जाकर लघुशंका से निवृत्त हों तो वो उसी नाले में जाता है, लेकिन आप नाले में डायरेक्टली नहीं कर सकते। नहीं, नाले में तो ताऊ इसलिए नहीं कर सकते नोएडा के नाले किनारे जाएंगे तो मोबाइल घड़ी सब छीन लेंगे वहाँ पे लोग। वहाँ ये संकट नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, जाके तो दिखाओ। मसला ये है वहाँ स्मैकी गजेड़ी बैठे ताश लिए इंतजार कर रहे हैं कि आएगा, कोई तो आएगा। या वो है या वो चाट वाले, किसी को तो लगेगी। चाट वाले हैं। चाट वालों को तो खैर वहाँ पे वो पाइप की नली डाल करके आग निकालते हैं। ईंधन बचता है, ईंधन की बात हो रही थी। लेकिन इसके लिए जो नाम है कई अलग तरह के, जैसे उच्चारण और उसकी वजह से भी वेस्ट यूपी में पिसाब बोलते हैं। पिसाब छोटी मात्रा हो जाती है और सा हो जाता है पिसाब। स्कूलों में कुछ जगहों पर और हिंदी में भी लघुशंका है। हाँ, हिंदी वालों में, अंग्रेजी वालों में बाथरूम। कहते टॉयलेट आया है कि बाथरूम आया है। और एक उंगलियों का इशारा है। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर, छोटी उंगली भी एक इशारा है।
मूत्र विसर्जन भी एक है। उर्दू वाले मुतासिर कहते हैं। मुतमईन होते हैं वो। सूसू बड़ा है वैसे, सूसू जो हाँ, लेकिन शब्द लगता है कि वो छोटी उम्र से बंधा हुआ है, टीन एज आते ही सुसु बंद हो जाती है। नहीं, लेकिन सूसू वैसा है, थोड़ा कंपैरेटिवली शिष्ट माना जाता है। जैसे आपकी एक महिला कुलीग भी आपसे कह सकती है कि यार मैं आई सूसू करके, उसको वो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस हो गया है थोड़ा सा। हाँ, तो ये अब चलन में आ गया। नहीं तो सुसु का जो है ना कि जहाँ पे हाँ, वो कि आया ध्वनि वहीं के से साथ है। में प्रयास कराया जाए, वहाँ सुसु है। और बच्चों को इस सीटी से मतलब विसिल ब्लोवर होते हैं बच्चे। जहाँ आप सीटी में भी एक बजाइए। साइकोलॉजिकल हाँ। इफेक्ट है, पानी में जो है वैसे हाँ, वो सीटी बिल्कुल। में है। लेकिन शंका का क्या है? जैसे लघु शंका, शंका तो होती नहीं है, आपको क्लैरिटी से मालूम होता है कि मुझे आ रही है कि नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, उनको मतलब ये लगता होगा कि वाकई जो महसूस हो रहा है वो होगा कि नहीं होगा। तो प्रतिफलित जब होगा तब वो समाधान होगा ना। तब तक शंका तो शंका ही है। पहले तो समाधान शंका ही कराए। होती है। हाँ, हाँ। पहले शंका है आपको कि ऐसा लगता है कि भर गया है, दबाव महसूस हो रहा है, फिर आप करते नहीं, समाधान हो गया। और इसलिए प्रायः लोग आपको शिष्ट भाषा में यूपी में ये कहते मिलेंगे कि मैं शंका निवारण से आ रहा हूँ। हमारे स्कूल में मैं तो विद्या भारती के स्कूल में पढ़ता था, तो वो आचार्य जी से पूछ के जाना होता था, तो प्रवेशिका लेकर जाते थे। पास जो मिलता था उसको प्रवेशिका कहते थे, जो आप जैसे लेकर आप बाहर जा सकते हैं। तो छात्र पूछते थे, आचार्य जी जाना है शंका निवारण के लिए, बोले लघु है या दीर्घ है? बोले आचार्य जी जाकर पता चलेगा। बोले नहीं, मक्कारी करता है, ये झूठ बोल रहा है। बोले अरे आचार्य जी देर हो रही है। बोले अच्छा चलो रुको देता हूँ, रहने दीजिए आचार्य जी, समाधान हो गया। तो ये है। लेकिन एक उसमें विधा है, देखो अनीश बोलेंगे फिर से वो ले आए, विधा जो विलुप्त होती जा रही है। गांवों में अक्सर देखता था मैं, पुरुषों में, महिलाओं में तो ये है ही अभी भी, पुरुषों में भी एक बैठकर निवृत्त होने की लघु शंका के संबंध में लघु शंका का सही तरीका ही है हाँ, बैठ के निवृत्त होना। दोनों ही तरह की शंकाओं की जो पोजीशन है, ऑब्वियस पोजीशन, वो खत्म हो गया वो है। बैठने वाली है। और तमाम जीव अपनी कमर को झुकाते हैं निवृत्त होते हुए, क्योंकि सबको पता है। आपको लगता होगा कि कुत्ता तो नंगा घूम रहा है, कपड़ा भी नहीं पहने हैं, उसको क्या चिंता है। आप कभी शेर, गधा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, इनको कभी मूत्र त्याग या गोबर और अपना दीर्घ शंका करते हुए देखिए, आप पाएंगे कि वो अपना पॉस्चर चेंज करते हैं, क्योंकि उनको ये है कि जितना उनको भी समझ में आता है कि जितना ऊपर से गिरी भैया उतना छिट्टा उठी। और इन सारी क्रियाओं के बाद में ये तमाम जीव आपको अपने पैर रगड़ते हुए, अपने पश्च भाग रगड़ते हुए, अपने पंजों की सफाई करते हुए, जीभ मारते हुए इस तरह से दिखाई देंगे। वो दरअसल उससे निकल रहे होते हैं, दरअसल उससे अपने हाइजीन के उस पर वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सारे जीवों में आपको ये प्रवृत्ति मोटा मोटा मिल जाएगी। अब चूहा हुआ तो हम नहीं देखें भैया कौन ना करा थी, लेकिन जौन जौन के हम देखा हुए के हम बता रहे हैं। खड़े होके करने में ये भी है कि वो आप भले ही मालूम ना चलता हो या आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, पर आपके जूतों पर और आपकी पैंट की मोहरी पर छींट का काम हो जाता है। अच्छी खासी जो सैंडल या अच्छा भला जूता चमड़े का जो काले रंग का था जब आपने खरीदा था, और आप घर से निकल करके जितनी दूर भी गए हैं वो धूल में अट के और पट के सफ़ेद हो गया है, और फिर आपको आ जाती है लघु शंका। और लघु शंका करके जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका वो काला धूल में लिपटा जूता तेंदुए की खाल जैसा हो चुका होता है, उस पर चकतियाँ चिपक जाती हैं। लगता है कि रात में किसी ने सितारे टाक दिए हैं आपके जूते पे। वो पैंट मारिस है। हमने कपड़े बदले तो पोस्चर बदलना मुश्किल हो गया। पैंट ने वो छीन दिया। बल्कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कई पुरुषों को मैंने ऐसे पजामे पहने हुए देखा है जिसमें कि वो बैठ के पजामे का एक पूरा पायचा ऊपर तक ले जा सकते हैं और बैठ के निवृत्त हो सकते हैं। चौड़े इस तरह- पायजामे। हाँ, चौड़े पायजामे। तो इस तरह का भी मामला एक समय में रहा है। वो ये भी है कि सुख का माहौल, जब आप डरे रहते थे कि मगर बैठ गया तो फिर मैं मारा जाऊंगा, तो फिर आप बैठने से डरते थे। जहाँ पर शांति थी, सुख था,
और मरने का डर नहीं था। वहाँ पे लोग बैठकर ये सब काम कर लेते थे। इसका भी एक पृष्ठभूमि है ये। भारत उनमें से है जहाँ पे कि लोग बैठ कर निवृत्त होते थे। और रोड के किनारे आदमी नहीं, उसको पता है घोड़ा उसको डांग जाएगा, चाय टाप उसके ऊपर जमा जाएगा, तो बैठ के ही लोग करते थे। और उसका शुद्ध कारण हाइजीन का था। यज्ञोपवीत इसीलिए कान पे चढ़ाया जाता था ताकि वो आपके घूम मूत में लिसले फिसले नहीं, साफ रहे वो, क्योंकि बाद में जाना वो आपकी पीठ और देह पे ही है। जेब में हाथ डालोगे पता नहीं क्या क्या हाथ पे लगेगा। तो इसलिए उसके लिए कानून बनाया गया कि जब इतना लंबा जनेऊ पहने हो, उसमें 2 चाबी पे बांधे हुए हो, तो एक ऐसा करो कि थोड़ी यहाँ से खोंस के निकाल के ऐसे 2 दैया कान में लपेट लो। दूसरा क्या है कि वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह हो जाता था कि हाँ भाई ये जनेऊ लपेटे हैं, यानी कि अभी ये उस प्रक्रिया से अभी समाधान हो गया है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं हुए हैं। अभी ये धोएंगे हाथ वाथ, फिर जनेऊ ठीक करेंगे। अपशिष्ट का देहावसान हुआ है, त्रयोदशा नहीं, अभी त्रयोदशा होने दो, फिर इनको एक्सेप्ट करना। तो बैठ के निवृत्त होना एक बहुत ही हाइजेनिक तरीका था। लेकिन जैसा ताऊ ने बताया कि पतलून मारिस गोल के रख दीस, पूरी पतलून ने यही एक सत्यानाश किया कि आप जो है अचानक से ठाडेश्वर महाराज हो गए। और खड़े होकर के 2 चीज़ें गड़बड़ हुई। पहले मिट्टी, रेत, इस तरह की चीज़ें होती थी, पत्तियाँ होती थी, झाड़ होता था, आदमी उसमें खड़े होकर लघु शंका कर लेता था। तो इतना छिट्टे को एंगेज कर देते थे आप, है ना। कोई डायरेक्ट कट टू कट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नॉट हिटिंग द हार्ड रॉक्स, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसको, उसकी गतिज ऊर्जा को आप कहीं ना कहीं से स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके वहाँ पे अवशोषित करते थे उस बल को। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो सब मामला टाइल है, फरस है, पाथर है। तो मारे तो वहाँ पे लगता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है और यहाँ फवारा छूट रहा है, चारों तरफ फ्लोरल कमल के फूल की तरह छिट्टियाँ जो हैं चारों तरफ जा रही होती है। लेकिन उसमें मैंने ये पाया है कि अगर वो सही एंगल और उसका तलाश किया जाए और डायरेक्ट नीचे ना उसको करके दीवार का सहारा लेकर के कुछ किया जाए कभी मजबूरी में, तो वो कुछ छींटों के असर को कम किया जा सकता है। 30 डिग्री नीचे से अपने पैरों की सिधाई से 30 डिग्री आगे चले जाए। स्केल लेके जाएंगे अगली बार। वो डी जो आता है डी लेके जाए, स्टेशनरी का एक किट, एक गुनिया प्रकार लेके। ठीक है। तो ऐसे आपके जो 3 तालियों के किस्से हैं पर मैं एक बात बोल देना चाहूँगा, इस सब का कारण पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा लोग होने से ये सब समस्याएं हो रही हैं। जहाँ पे कम लोग हैं, गाँव में जहाँ घनत्व तो कम है, वहाँ पे कोई ना ऑब्जेक्ट करता है, ना कोई छिछल इधर होती है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या करना है। ये सब एक पॉपुलेशन का भी, शहरों में जगह नहीं है। तो हमारे यहाँ भी तो टॉयलेट बने हैं शहरों में, नहीं तो टॉयलेट भी नहीं होते थे। और दीवारों पे लोग कुछ कुछ लिख देते थे और उसके ऊपर ही लोग विसर्जन भी करते थे। वो समस्या अभी भी गई नहीं है कि आदतन हम जो है यहाँ वहाँ दीवार से लगकर कहीं पे भी आड़ पा लिया तो फिर निवृत्त हो लिए। वो आदत नहीं गई है, वो आदत जाते जाते जाएगी, बुरी आदत है। तो 3 तालियों के तजुर्बे सुनने का इंतज़ार रहेगा दोनों विषयों पर जिन पर हमने बात की। अमीरी पर भी, उसमें आपकी पहचान, आपने जो भी आइडेंटिफाई की हो वो बताएं, उससे जुड़े क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और मूत्र विसर्जन से जुड़े हुए भी। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर चिट्ठियां हैं। राम राम भाइयों, मैं हूं मनबीर भाटी, दल्लूपुरा नोएडा से। मौज आ गई आज तो, खजाना सुधारा मिल गया। आज हमने सुना है पॉडकास्ट आज तक रेडियो पे, खबर ऐसी सी बतावें मजा सा आ जा। तो मेरा तो भाई होगा मामला सेट। रोज नहाना है, धोना है और फिर लत्ते पहन के मुझे मोबाइल पे चलाना है आज तक रेडियो। मेरी शॉप पे अब बजेगा सिर्फ आज तक रेडियो। सुन के देखो, सारा जहां सुन रहा हो। 3 ताल में अब न्योता वाले श्रोता की बारी। चिट्ठियां हैं बहुत सारी, और कुछ चिट्ठियां पिछली बार की भी बची हुई हैं। पहली चिट्ठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अक्षत सिंह की है, शायद इनकी पहली चिट्ठी है ये। हिंदी पॉडकास्ट जगत के त्रिदेव बाबा, ताऊ और सरदार को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरी पहली चिट्ठी है और मेरा आप तीनों को त्रिदेव कहना सिर्फ एक उपमा नहीं है। ये कहने के पीछे मेरा तर्क है कि सरदार रचयिता ब्रह्मा जी की तरह एक बिंब की रचना करते हैं, बाबा भगवान विष्णु की तरह उस बिंब को जीवन प्रदान करके उसके पहिए को चालू रखते हैं, और ताऊ इन सब से ऊपर उठकर
महादेव की भांति एक ही बार में अपने किसी कमाल के तर्क से उस बिंब को नष्ट कर देती हैं। मैंने पुनर्मुस्को भव। मैंने 3 ताल कुछ 2 महीने पहले कॉमेडियन सलोनी गौर की रिकमेंडेशन पे सुनना शुरू किया था और पहले 10 मिनट के भीतर ही इसका मुरीद हो गया था। दूसरों के कई पत्रों को सुनकर अक्सर चिट्ठी लिखने की इच्छा हुई, पर साहस आज जुटा पाया हूँ। अपनी पहली चिट्ठी में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी गांव को करीब से नहीं देखा, करीब से क्या देखा ही नहीं। मेरे दादाजी बहुत पहले बिहार में अपने गांव की सारी ज़मीन बेचकर यहाँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आ बसे। मेरे पिताजी का जन्म भी यहीं हुआ। तो बात यह है कि मैं पुश्तैनी शहरी हूँ, पर बाबा और ताऊ के मुख से गांवों के अति सुंदर दृश्य सुनकर इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकता। लगता है कि मानो मैं अपने हिस्से का गांव आप दोनों के दृश्यों के माध्यम से जी रहा हूँ। एक बात और, मेरी माताजी बाबा की बोली की बहुत बड़ी फ़ैन है, क्योंकि मेरी माताजी का ननिहाल भी रायबरेली है, लाइब्रेरी। वाह वाह। बाबा को सुनने पर वो कहती हैं कि लगता है मानो चौराहे की चक्की पर उनके चाचा बात कर रहे हो। चिट्ठी लंबी हो रही है, इसलिए इस बार के लिए इतना ही। अब भटक खुल चुकी है तो लिखता रहूंगा। आप तीनों को मेरा जय हो। जय हो जय हो। अक्षत सिंह, जय हो। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अक्षत बाबू, ननिहाल वाले लोग आपको मिल गए। लिखते रहिए अक्षत। हाँ, बहुत बढ़िया। और चिट्ठी- माता जी को हमारा प्रणाम कहें। हाँ। अब तो वो हमारे लिए चाची माँ तुल्य हैं एकदम, तो उन तक हमारा प्रणाम पहुँचे। एक चिट्ठी 7 समंदर पार से आई है, सलोनी सिंह ने कैलिफोर्निया से भेजी है, अमेरिका से। आप तीनों को मेरा नमस्कार। मेरा पहला ख़त है। हिंदी आखिरी बार 10वीं के एग्ज़ाम में लिखी थी 2006 में, तो कुछ गलती हो सकती है, इसके लिए माफ़ी। मैं रहती सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में हूँ, वैसे आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियर, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हूँ। आजकल प्रोफेशनल कैट सिटर हूँ। जो लोग बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं वो अपनी बिल्लियां मेरे घर में छोड़ जाते हैं, बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। लोग यहाँ जज कम करते हैं, स्पेशली काम को लेकर, वरना मेरे पिताजी का कहना है कि मैं गोरों की बिल्लियों की टट्टियाँ साफ करती हूँ। उन्हें मेरे पढ़ाई पर लगाए हुए पैसे वेस्ट जैसे लगते हैं। मेरी खुद की 2 बिल्लियाँ हैं जो मेरे सुख दुख की साथी हैं। काली बिल्लियों को लेकर जो अंधविश्वास हैं वो ख़त्म होने चाहिए। हमेशा से चाहती थी कि अब्रॉड सेटल होना है। जब वो हो गए हैं तो कभी कभी देसीपन याद आता है। चाय की जगह डाइट कोक ने ले ली है और वेस्टर्न घाट्स का सावन देखे हुए अरसा हो गया। आगरा की बेड़ई और जलेबी की याद सर्दियों में बहुत आती है। आपके पॉडकास्ट से घर वाली बकैती की कमी पूरी होती है। ये लेटर मैं अपनी माँ को समर्पित कर रही हूँ, वजह आपको बीच में पता चल जाएगी। उनकी डेथ दिसंबर 2021 में ब्रेन कैंसर से हो गई। बहुत लड़ाई की उन्होंने इससे, मगर ये बीमारी इतनी बुरी है कि आज नहीं तो कल ले ही जाती है। जिस दिन माँ गई उस दिन से ऐसा लगता है कि आई टू लॉस्ट अ पार्ट ऑफ मी विद हर। बहुत पहले से ही मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो हमेशा कोई ना कोई पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ ताकि दिमाग बिजी रहे। अपने खुद के विचारों के साथ अकेले नहीं रह पाती। घर के काम करते वक्त, नहाते वक्त और बागवानी करते हुए आपके सारे एपिसोड्स 1 महीने में निपट गए। शुरू के एपिसोड्स में बच्चों की पिटाई पर बात हुई थी। मेरे विचार थोड़े अलग हैं। मुझे लगता है कि एज एन एडल्ट हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए बालकों पर। मेरी बहुत मार लगी है बचपन में। पापा ने झापड़, जूते और लोहे वाले स्केल से मारा है। बहुत ज़िद्दी थी मैं बचपन में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर हम किसी बालक को बातों से नहीं समझा पाते हैं तो वी फेल एज अ पेरेंट एंड एज एन एडल्ट। खैर, टू ईच इट्स ओन। अब बात आगे की। मेरी माँ को जो बीमारी थी उसका कोई इलाज नहीं था, फिर भी हमने वो कराया जो डॉक्टर ने बोला, माँ के ना चाहने के बावजूद। बहुत पीड़ा के बाद मम्मी गई। आखिरी दिनों में लगा कि क्या इंडिया में यूथनेशिया का लॉ कभी होगा या नहीं, इच्छा मृत्यु का। जो लोग भगवान को मानते हैं उन्हें लगता है कि यूथनेशिया से इंसान भगवान बनना चाहता है। थोड़ा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, अगर उचित लगे तो कभी यूथनेशिया एंड रिलीजन पर बात करी जाए। बहुत कुछ है लिखने को, लेकिन आगे के लेटर्स के लिए बचा रही हूँ। एक वीडियो भी उन्होंने अपनी माँ का भेजा है,
जिसमें वो अपना मनपसंद गीत गुनगुना रही हैं। उनके सर पर पट्टी बंधी है क्योंकि 2 दिन पहले ही उनका ब्रेन ट्यूमर निकाला गया था। उसमें वो गुनगुना रही, मैंने देखा है वो वीडियो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आशा करती हूँ आप लोग वो गीत सुनेंगे। इस बार की चिट्ठी थोड़ा सीरियस है, अगली बार का लेटर थोड़ा लाइट रखूँगी। बाकी फिर कभी। जय हो सलोनी सिंह, कैलिफोर्निया। पहले सीरियस को निपटा देते हैं सलोनी जी। मैं बिल्कुल आपकी चिट्ठी से रिलेट कर पाया क्योंकि कैंसर ने मेरी माँ को भी ले लिया थोड़े दिनों पहले, तो वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने आ गया। दूसरी बात आपने कही क्लिनिकल डिप्रेशन। हम सभी क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार हैं, लेवल अलग अलग है। और डिप्रेशन से जूझना नहीं चाहिए। डिप्रेशन तो आइडियल अवस्था होती है मनुष्य की। सारा खेल तो ईगो को छोड़ने का ही है, और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो ईगो बिल्कुल छोटा हो जाता है। इस नज़रिए से कभी देखिएगा इसको, आपको अच्छा लगेगा कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो ईगो से सबसे दूर होते हैं, और ईगो ही तो सब कुछ है, कष्ट का कारण। उससे हम फ्री, सबसे छोटे, सबसे ख़त्म, ऐसा महसूस करते हैं। पर आपकी एक बात अच्छी भी लगी मुझे, बिल्लियों की टट्टी साफ करना आजकल मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है। मेरी सुबह जो है वो एक बिलार, जिसे कुत्ता कहकर हमें थमा दिया गया है, वो डॉग है पर बिल्ली ही है, लियो, और उसकी टट्टी साफ करने से होती है। मुझे लगा कि ये बहुत ही कठिन काम है, पता नहीं लोग क्यों कैसे कर लेते हैं, पर मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ। और आपका जानवरों से प्यार न सिर्फ अपने बिलारों का की देखभाल करना, पर दूसरों के बिलारों की देखभाल करना, ताकि वो छुट्टियों पर जा सकें, अपना कुछ टाइम निकाल सकें। ये एक तरह से सेवा है। आप इससे पैसे कमा रही हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। और अब लोग क्या कहेंगे उस पर मत पड़िए, कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ही कहेंगे। आप मैकेनिकल इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन गए, सवाल ये भी उठता है। इसके बारे में भी लोग बोलते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहते तो। सांता क्लारा में सनशाइन स्टेट है, आप चमकते रहिए। हम तो यही कामना करते हैं, और सुनते रहिए हमें, और चिट्ठियाँ भी लिखते रहिए। बिल्कुल, 2 चीज़ें बस मैं ताऊ ने अधिकतर बातें कह दी हैं। सलोनी से जो कहना था, मार्मिक पत्र है आपका, और कतई नहीं लगता कि 10वीं के बाद आपने हिंदी नहीं पढ़ी है या नहीं लिखी है। पहली चीज़ ये कि मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ कि इच्छा मृत्यु का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और प्रारंभिक टिप्पणी मेरी यही है कि इच्छा मृत्यु का किसी भी तरह से मृत्यु के वर्ण का अधिकार व्यक्ति विशेष का अधिकार होना चाहिए। किसी भी न्यायालय, सत्ता या व्यक्ति को दूसरे की मृत्यु को तय करने का या मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु का वर्ण करना हो तो वो उस व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत चयन होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। और अगर भगवान इससे खतरे में पड़ते हैं तो भगवान खतरे में रहें। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो टट्टियाँ साफ कर रहे हैं, और एक वो हैं जो टट्टियाँ साफ नहीं कर रहे हैं, टट्टियाँ कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरफ हैं। वाह। और अगली बार भेजिए तो, जब चिट्ठी अगली बार भेजेंगी तो अपने बिल्ले बिल्लियों की फ़ोटो भी भेजिएगा। बिल्कुल। मेरे पास एक बिल्ला है, उसका नाम होसा है, और वो बहुत सारे बिल्लों की फ़ोटो देख के और आनंद आएगा। बहुत शुक्रिया सलोनी जी, आपकी चिट्ठी बहुत अच्छी थी। अगली चिट्ठी रोहित सिन्हा ने बिहार से भेजी है। बाबा, ताऊ और सरदार को प्रणाम। मेरे पहले पत्र को आपने एपिसोड 92 में पढ़ा, उसका बहुत आभार। हाल ही में 92वां और 93वां एपिसोड अपना और बीवी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सुना। आशा करता हूं कि आप लोगों का भी रिटर्न फाइल हो गया होगा। बाबा ने एक एपिसोड में अपने इनकम टैक्स रिटर्न के खिलाफ उनकी नापसंदगी के बारे में बताया था। उनके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पूरी प्रक्रिया के बाद बहुत खाली खाली सा लगता है। पिछले 1 हफ्ते में आपके पहले 5 एपिसोड और एपिसोड नंबर 64 सुने, जिसमें आप लोगों ने पुरातन बिहार के बारे में बात की थी। पहले कुछ यादगार अनुभव इन एपिसोड से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले
मुंगेर वाले ऋतुराज भाई को पहली बार सुना। आशा करता हूं कि वो सकुशल हैं, इस साल उनको नहीं सुना है। बाबा ने जैसे ही हग्गन दास का जिक्र किया या अपने बचपन के चुनाव के किस्से सुनाए तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ताऊ ने सोशल मीडिया की बुराई करते हुए बहुत अच्छे से समझाया कि हम किस जंजाल में फंस गए हैं। उनका ये बहुत ही सटीक विश्लेषण था कि पहले हम जो कुछ भी सोचते थे, अच्छा या बुरा, उसे कुछ ही लोगों को बता पाते थे जिनसे अपनी नज़दीकी थी। अब हमारे पास मोबाइल है, चाहे वो उलटकर समाज में अपना मजाक बना करके लोग आ जाते हैं बताने के चक्कर में, तो अपना सारा सुख और दुख इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही है, और अपने जीवन की सफलता की पुष्टि भी अब सोशल मीडिया पर ही होने लगी है। 5,000 फेसबुक फ्रेंड्स होने के बाद भी पड़ोसी को दस्तक देने में संकोच होता है। पुरातन बिहार वाला एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है। आधी जिंदगी बिहार के बाहर रहने में गुजर गई है, फिर भी आज भी बिहार के प्रति लोगों की वही धारणा है। कभी वक्त मिले तो उनको एक बार अपने साथ नालंदा, पावापुरी, वैशाली, विक्रमशिला, पटना साहिब, कैमूर, बोध गया ले जा करके अनुभव जानना चाहता हूँ। नीतीश कुमार की आप जितनी भी निंदा कर लें, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में नया बिहार म्यूजियम बनाकर एक अच्छा काम किया था। पटना जाएं तो यहाँ दिन ज़रूर गुजारें। सबसे धमाकेदार एपिसोड नंबर 6 रहा, जहां आपने एक ही मंच पर गांजे और धर्म, इन पर अपनी अपनी राय रखी। अपने 38 साल के जीवन में बहुत सारे धर्मस्थल, ज्योतिर्लिंग, मस्जिद, दरगाह और चर्च घूमा हूँ। कभी भी किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं समझा। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ईश्वर आपके अंदर वास करता है। आपका धर्म इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि किसी के 2 शब्द से या अज्ञानता से आहत हो जाए। 3 ताल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि चाहे हग्गन दास हो या धर्म, और आपके विचारों में बहुत मेरी समानता है। अब जल्दी से बात एपिसोड 92-93 की। बाबा ताऊ से आपके पाक कला कौशल के बारे में जाना। अगर आप किसी की सास होते तो बहू पहले दिन ही भाग जाती। आपके कारण सौंफ से खौफ हो गया है। अगली बार फ्री में लूटने से पहले एक बार कटोरी में जरूर देखना पड़ेगा। सौंफ वाली जो पाखी भुनगा गिरी थी। एडजस्ट करने के टॉपिक पर इतना ही बोलूँगा कि हम मुंबई वाले बारिश से इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि हर साल पता होता है कि कहाँ खड्डा होगा और कहाँ जल जमाव। सरकार को भी ये पता रहता है, पर वो जानती है हमारे अंडरस्टैंडिंग नेचर को। वर्षा ऋतु पर बात हुई। पिछले 1 महीने यहाँ बहुत बारिश हो रही है, घर से ही काम चल रहा है। पहले जितनी बारिश 1 महीने में होती थी, अब 1-2 दिन में हो जा रही है। इस साल नोएडा और पटना की धधकती हुई गर्मी को देखा, और अब ये डराने वाली बारिश। आप तीनों से निवेदन है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में और ज़्यादा बातें करें। आने वाले वक्त में ये इंसान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। जाते जाते बहुत खुशी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि इस अगस्त बहुत सालों के बाद एक परिवार के साथ रेल यात्रा पर कन्याकुमारी जा रहा हूँ। मॉनसून में कोंकण रेलवे से वेस्टर्न घाट्स का नज़ारा अविस्मरणीय होता है। आपका मित्र रोहित सिन्हा। वाह भाई रोहित भाई, कमाल कर दिए। ऋतुराज अब हमारे मित्र हैं हम सबके, और उनसे संवाद होता रहता है, लेकिन वो अब वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं, जहाँ की खूबसूरती देखने आप जा रहे हैं। और वो मणिपाल में हैं अभी, और वहीं पे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सौंफ अगर भुनगे रहित हो तब भी खाने योग्य नहीं होती है, क्योंकि सौंफ जितनी हरी दिखती है दरअसल वो उतनी हरी होती नहीं है। और क्लाइमेट चेंज का तो मसला ये है कि उसके ऊपर अक्सरिया बातचीत हुई है, आगे फिर से भी बात करेंगे, लेकिन अब क्लाइमेट ने धरती के लोगों से कहा है कि कीप द चेंज एंड वी आर डीलिंग विद इट। चिट्ठी लिखते रहिए रोहित बाबू, मुंबई से ही सही, पर आपकी चिट्ठियाँ बहुत बहुत सुंदर हैं। और आपने बिहार के बारे में बात की है, बिहार म्यूज़ियम का भी जिक्र किया है। जिन जगहों का जिक्र किया, वहाँ कभी मैं बिहार जाऊँगा तो जाने की कोशिश करूँगा। जो ओरिजिनल दीदारगंज यक्षी है, उसका एक रेप्लिका यहाँ नेशनल म्यूज़ियम में है, लेकिन वो पटना म्यूज़ियम में ही है। मॉडर्न पीरियड के तमाम सारे महत्वपूर्ण स्कल्पचर्स जो हैं वो वहाँ पे हैं। मेरे घर में पीतल की 2 फ्रेम्स हैं जिनमें
हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सील्स उकेरी गई हैं। ये काम करने वाले भी एक दक्ष व्यक्ति पटना म्यूज़ियम में ही होते थे, अब रिटायर होकर चले गए। वो अपने हाथ से पीतल पे उकेर देते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स को। तो मुझे वो म्यूज़ियम इतना प्रिय रहा है कि वहाँ की चीज़ें मैं अपने घर तक में टांगे हुए हूँ, कलेजे से लगा कि मेरे घर में आप घुसते हैं तो सबसे पहले पटना म्यूज़ियम का कुछ टंगा दिखता है, फिर बाकी घर शुरू होता है। तो वाकई सुंदर है और बिहार के इतिहास और वर्तमान पे तीन ताल अक्सर ही चर्चाएं करता रहता है। आज सबसे लेकिन मुझे जो रोचक लगा कि किसी ने एपिसोड को धागे की तरह पकड़ पकड़ के बताया है कि कहाँ कहाँ तुमने क्या कहा था। ईमानदारी की बात यह है रोहित भाई, अपने को याद ही नहीं है कि पिछले 3 एपिसोड के पहले हमने किस एपिसोड में क्या बात की थी। सही ये तो याद है कि हाँ की थी, लेकिन कौन पूछ ले तो अब हमको पता है कि हम उनसे कह सकते हैं यार रोहित को डीएम कर लो, वो बता देंगे। अगली चिट्ठी आशय श्रीवास्तव की है। आशय श्रीवास्तव भोपाल से। ताऊ बाबा कुलदीप भाई को प्रणाम। कूल ताऊ और बाबा ब्रो की जय हो। मैं तीन ताल स्पॉटिफाई पर सुनता हूँ। कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते पिछले कुछ हफ्तों से तीन ताल सुना तो जा रहा था पर चिट्ठी नहीं लिख पाया। तीन ताल के बाहर खाने वाले एपिसोड सुन करके अपनी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई। एक बार जब घर से निकले ही थे तो भोपाल के रेस्टोरेंट में मित्रों के साथ भोजन के वक्त का वाकया है। भोजन पानी निपटने के बाद जैसे ही फिंगर बोल हमारे सामने आया, एक मित्र उसकी उपयोगिता से अनभिज्ञ थे और वो उसको एक सांस में वैसे गटक गए जैसे शंकर जी ने विष का प्याला गटका था। वाह। तो ये तो पिछली बार भी चिट्ठियों में आया था बाबा, जब बाहर खाने वाले। बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि पिछले एपिसोड में संबोधन को लेकर जो चर्चा हुई उसमें भी आनंद आया। हे हो अरे। हाँ, कई संबोधनों को लेकर कभी कभी प्रश्न उठते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं को अक्सर उनके पतियों के पेशों के स्त्रीलिंगों से पुकारा जाता है, मास्टरनी, पटवारिन इत्यादि। उकलाइन। हाँ, उकलाइन। तो हद तो तब हो गई जब मोहल्ले के बाबू यानी क्लर्क जो होते हैं, बाबू की मिसेज को मोहल्ले की औरतें बाबुनी बुलाने लगी। पुरुषों के केस में ऐसा नहीं होता कि किसी की पत्नी को, मतलब किसी की पत्नी अगर मास्टरनी है तो उनके पति को मास्टर बुलाया जाए। ये उन्होंने अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। तीन ताल की मस्ती बनी रहे। जय हो। आशय श्रीवास्तव, पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी, भारत के पश्तून बुंदेलखंड से, बाबा के अनुसार। हाल निवास भोपाल। जय हो बहुत बढ़िया गुरु। और लिखते रहिए, मस्ती बनी रहेगी अगर आप लोग सुनते रहेंगे और इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। अगली चिट्ठी है विपिन जी की, वाराणसी से। इन्होंने लिखा है, गंगा नहीं वरुणा के किनारे से। आप सभी को जय हो। तीन ताल तक मैं कुलदीप जी के पीछे पीछे आ गया। वैसे तो रेडियो की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, शायद मैं तीसरी क्लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रेडियो को ट्यून करते हुए BBC पकड़ लिया, जो कि रेडियो के बाकी कार्यक्रमों से बहुत अलग और रोचक लगा जब ये छोटे थे। उस क्रम में जब मेरे हाथ में पहली बार स्मार्टफोन आया तो डिजिटल स्पेस में कुलदीप जी को BBC हिंदी के लिए न्यूज़ रीडिंग करते हुए पाया, तो आवाज़ सुनकर अच्छा लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मैं अब आज तक रेडियो और तीन ताल के घाट तक आ पहुंचा हूं और देखता हूं कि यहाँ तो ताऊ और बाबा भी हैं जो अपनी बातों का चिलम जला जलाकर चारों तरफ धुआं फैलाए हुए हैं। मकान मालिकों का अनुभव ऐसा है कि पहली बार जब मैं बनारस में अपनी फैमिली के लिए कमरा खोजने निकला था तब 10वीं में था। जिस भी मकान मालिक से बात होती तो वो जाति भी पूछता और जैसे ही उसे जाति का पता चलता वो मना कर देता। लेकिन मेरे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या थी नहीं, क्योंकि मैं तो 10वीं में पढ़ता था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाति से दिक्कत है तो जाति बदल देते हैं, तो बदल दिया और माता जी और बहन के साथ शिफ्ट भी हो गए, वो भी बिना बताए कि हम लोग अपनी जाति बदल चुके हैं। इसके बाद जो हुआ वो माता जी अपने सोशल स्किल से उन्होंने मैनेज किया और मुझे अपने चप्पल वाले स्किल से मैनेज किया। जिनकी चिट्ठी आई है विपिन वाराणसी, वरुणा के साथ वाले। हाँ, और जाति पे हमने बात की थी, मतलब जब हम
वो बात कर, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने मकान मालिक को शायद झूठ बोल करके, और आज भी बहुत लोगों को, हमारे ही टीम में एक सज्जन है, वो मुसलमान हैं और उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है अभी इस वक्त, वो घर बदलना चाह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई व्यक्ति हो जो दिखा सके घर तो बताना, लेकिन उसको पहले ही बता देना मेरा नाम। क्योंकि होता क्या है, 3-4 घर दिखाने के बाद जब आप अपने नाम को उद्घाटित करते हैं तो उसके बाद ऊर्जा भी वेस्ट होती है और कहा भी पूरा जाता टाइम है खराब जाता है कि पहले बताना था ना भाई। हाँ, लेकिन हम तो इसमें कहते हैं कि कबीरदास आधुनिक समय में होते तो यही कहते दोहे में अपने की, जाति न पूछो किराएदार की, पूछ लीजिए रेंट, और नहीं तो खाली रहेगा घर और वो लगा लेगा टेंट। कोड है ये। हाँ, जाता नहीं जाती, जाति कहीं नहीं जाती। तो चिट्ठियाँ लिखिए, इस एपिसोड पर भी आपके चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। जिन विषयों पर बात हुई उन पर अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। नए लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं तो यकीन करिए कि हम तीनों की बाँछें शरीर में जहाँ कहीं भी होती हैं खिल जाती हैं। तो चिट्ठियाँ लिखिए। जो लोग साइलेंटली सुन रहे हैं, मुझे मालूम है वो चिट्ठी नहीं भेजे हैं, पर चिट्ठी भेजिए। और एक बात, कल मैं स्पॉटिफाई पे ताऊ देख रहा था, हमारे शो को बहुत लोग सुनते हैं पर रेट करने की जहमत ज़्यादा लोग नहीं उठाते हैं। करीब 150 या 152 या 154 लोगों ने रेट किया है और एवरेज रेटिंग अपना 4.8 है, जो कि अच्छा है। रेट तो सही लगाओ यार। हाँ, लेकिन अब क्या है कि और मतलब जो सुनने वाले हैं, जहाँ भी सुनते हैं आप, रेट वहाँ पे रेटिंग करिए। उससे होगा ये कि नए लोगों तक ये पहुँचेगा, सबको मालूम चलेगा इसके बारे में। उसमें बस एक क्लिक आपको करना है, स्टार देने होते हैं। अगर आप वो रेटिंग कर देंगे, एप्पल पॉडकास्ट पर भी है रेटिंग का सिस्टम, स्पॉटिफाई पर भी है। और 10-20 मांग नहीं रहे हैं आपसे, 25-50 मांग नहीं है, 5 लगा रहे हो, 5 5 मिले हो, 5 मिले हो, 4.8 को आगे ले जाइए और संख्या बढ़ाइए थोड़ा। तो जो भी स्पॉटिफाई पे सुनते हैं रेटिंग जरूर कीजिए, अपनी मर्जी की कीजिए। 5 नहीं देना तो 4 दे दीजिएगा, लेकिन करिए जरूर। हाँ, तो 95वें एपिसोड में इतना ही। चिट्ठी जो भेजनी है आपको, आप जानते हैं, radio@aajtak.com पर भेजनी है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। कुछ लोगों ने मुझे DM किए कि वो लिखने में बहुत सहज नहीं महसूस करते हैं, तो फिर से मैं याद दिला दूं, पिछले कुछ समय से वॉइस नोट्स नहीं आ रहे हैं, लोग चिट्ठियां ही ज़्यादा लिख रहे हैं। पर अभी भी वो खिड़की खुली है। अगर आप वॉइस नोट, अपनी ऑडियो चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल पर भी भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। तो वो 95वां एपिसोड में इतना ही। वाह, 100वां का इंतज़ार है, उस पर कुछ अपडेट अगले हफ्ते तक ताऊ आ जाएगा, दे देंगे। हाँ, अगले हफ्ते तक दे देंगे। 100वां में क्या होगा, ठीक है। 100 में लगे तागा, कोई नहीं निकल के भागेगा। हाँ, नहीं, 100 में लगे तागा और टरिया पे बोला कागा, न्योता आने वाला है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।